नमस्कार। तथ्य और विश्लेषण के पिच पर हम खेलते हैं खबरों की दमदार पारी। न्यूज पंच के इस शो में सत्य की पड़ताल कर खबर की तह तक जाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और यहाँ खबरें सिर्फ उठाई नहीं जाती बल्कि आपके साथ आंख से आंख मिलाकर रूबरू करवाई जाती हैं। तो आइए सीधे रुख करते हैं कि आज की अहम वो 3 खबरें क्या हैं जो डालेंगी आप पर असर। सीधे रुख करते हैं टॉप लाइन्स का। तो पहली खबर जो हम ले रहे हैं वो है ऑक्सफोर्ड में आखिरकार ममता बनर्जी को क्यों कहा गो बैक। किसी वक्त साइमन को कहा गया था, ममता बनर्जी ने क्या ऐसा कह दिया कि ऑक्सफोर्ड वाले कह उठे कि प्लीज वापस जाइए। जस्टिस वर्मा का मुद्दा लगातार सुर्खियों में और आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई है उनके खिलाफ। क्या एफआईआर होगी उन पर या बच पाएंगे, ये बड़ा सवाल। और टैरिफ वॉर की अगर बात की जाए तो लगातार दोस्तियां टूट रही हैं, रिश्तों में खटास आ रही है। कनाडा और यूएस एक दूसरे के आमने सामने, कनाडियाई पीएम की दो टूक ट्रंप को। तो तमाम 3 बड़ी खबरों पर अब हम डालेंगे नजर। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना संबोधन दिया, आखिरकार ऐसा क्या कह दिया, या यूं कहें कि जो बेतुका बोल बोला है उसकी वजह से ऑक्सफोर्ड के लोगों ने उनसे वापस जाने के लिए कहा। और कुछ ऐसा ही सामाजिक दिवालियापन राहुल गांधी करते हैं जब वो विदेशी सरजमी पर जाते हैं। और इसी वजह से हमने देखा कि तीखे सवाल जब पूछे गए ममता बनर्जी से, वो उस पर घिरती हुई नजर आई। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये कि आर्जिकर रेप और मर्डर केस पर चुप्पी साध ली उन्होंने, लेकिन कुछ ऐसे तथ्यों को वो लगातार नकारती रही जो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के साथ जुड़े हैं। और इसीलिए अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं और उन्हें लोकतंत्र विरोधी होने का उन पर आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। और आखिरकार ममता बनर्जी क्यों चल पड़ी राहुल गांधी के नक्श कदम पर, ये भी हम आपसे करेंगे साझा। क्योंकि ममता ने ऑक्सफोर्ड में भारत की जो आर्थिक विकास है, जो आर्थिक प्रगति है, जिससे हम पूरी तरह से वाकिफ हैं, उसे सिरे से नकार दिया। पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने कहा क्या। India has already overtaken the UK. We are now the 6th largest economy. India is the 5th largest economy. Soon it will be the 3rd largest economy in the world. By 2060, I predict it will be the #1 economy in the world. And India as a country. So I will defer that. तो ममता बनर्जी ने अंग्रेजी में इस शब्द का इस्तेमाल किया, आई बेग टू डिफर, यानी मेरे जो विचार हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को लेकर इससे मेल नहीं खाते। और इसीलिए ममता के भाषण पर अब बवाल मच रहा है। फिर से विवादों में घिर गई हैं पश्चिम बंगाल की सीएम साहिबा ममता बनर्जी। ऑक्सफोर्ड में लोग पढ़ने जाते हैं, यहाँ उन्हें भाषण के लिए बुलाया गया और इसी भाषण के दौरान हंगामा बरपा है। ममता की स्पीच का जमकर विरोध किया जा रहा है। हुआ ये कि वहां पर जो एसएफआई है और यूके के छात्र यानी कि स्टूडेंट फेडरेशन जो है, उन्होंने गो बैक ममता के नारे लगाए। क्योंकि जो सवाल उनसे पूछे गए, कई कड़े सवाल पूछे गए, जैसे कि आरजीकर मामले की अगर बात की जाए, तो वहां पर ममता ने चुप्पी का दामन ओढ़ लिया और विरोध प्रदर्शन से ममता नाराज भी हो गई। और उन्होंने कहा कि बंगाल में आकर राजनीति कीजिए तो बात है, यहाँ राजनीति करने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन कोई उनसे ये पूछे कि जिस तरह से उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों को वहां पर कहा, क्या वो प्लेटफॉर्म सही था? आइए आपको दिखाते हैं वो वीडियो कि आखिरकार वहां हुआ क्या था। ये वीडियो है जहां पर ममता ने अपना भाषण दिया और यहाँ पर जो लोग, वहां पर जो छात्र मौजूद थे, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए गो बैक का नारा लगाया गया। आप देख सकते हैं कि उनके खुद के राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कभी हुए नहीं। हमेशा खून से लथपथ चुनावों की प्रक्रिया रही है कई सालों पहले। उसका जवाब भी वहां पर पूछा गया, लेकिन वो लगातार चुप्पी ओढ़े बिल्कुल उस तरह बैठी रही जैसे कि जब उनके राज्य में कानून व्यवस्था पर उनसे सवाल
जवाब किया जाता है। और आखिरकार ममता पर बीजेपी किस कदर हमलावर है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था वाला जो बयान है उसको लेकर बीजेपी ने ममता को घेरा है। बीजेपी का साफ कहना है कि ममता का जो ये बयान है वो शर्मनाक है। और इसीलिए जो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालविया, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो कहा वो आपसे साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक तरक्की जो है, आर्थिक प्रगति जो है, जिसकी वजह से सर्वांगीण विकास भारत का हो रहा है, उससे ममता बनर्जी को परेशानी है। और दूसरी अहम बात जिसका जिक्र मैंने शुरू में ही कहा कि आखिरकार विदेशी धरती पर जाकर ऐसा व्यवहार क्यों किया जाए जिसे वहां के लोग या कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और इसीलिए बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि भारत विरोधी कमेंट जो है वो पूरे इंडी गठबंधन की आदत में शुमार हो चुका है। और ममता बनर्जी के लिए कुछ नया नहीं है, वो पहले भी ऐसी बयानबाजी जो बेतुकी है, जो तथ्य से कोसों दूर है, भ्रामक है, वो करती रही हैं। पहले भी इस तरह के देश विरोधी कमेंट्स वो करती रही हैं। पहले बताते हैं फरवरी 2025 की अगर बात की जाए तो मतदाता सूची मामले में चुनावी व्यवस्था पर हमला किया गया था और बंगाल विधानसभा में महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा गया। यानी इस तरह की बयानबाजी करना उनकी आदत में शुमार है। और अगस्त 2024 की अगर मैं बात करूं तो बंगाल में आग लगाएंगे तो असम भी नहीं बचेगा। क्या कोई उनसे पूछेगा क्या बंगाल और असम दोनों ही भारत के अहम राज्य हैं? ये बाइफर्केशन वो खुद लेकर आई हैं। और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, सीएम साहिबा विदेश के आ गई, शायद जो दिमागी दिवालियापन है उसका एक परफेक्ट उदाहरण वो ऑक्सफोर्ड में देखी आई है। वो ऑक्सफोर्ड जहां से कई दिग्गज पढ़कर निकले हैं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने बिना तथ्यों के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा है वो शर्मनाक है। देखिए आंचल, ये पूरे घटना जो कल रात को 10 बजे 10:30 बजे उसके बाद से पूरे देश में फैल गया है ये वीडियो। इसका दो पहलू है। जैसे आपने बताया कि जो असली पहलू है वो दब गया है। मतलब एक विदेश की किसी मिट्टी पर बैठकर वहां की जो संचालक है वो पूछ रहे हैं कि अब तो ब्रिटेन को नीचे करके भारत की अर्थनीति 5वें नंबर पर आ गया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये 3रे नंबर पर पहुंच गया है। तो तब सुबह रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल की जो क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर है, वहां की चीफ मिनिस्टर ने इस बातों पर अपना जो नाराजगी है ये जाहिर किया है। उन्होंने बताया आई बेग टू डिफर, मतलब वो इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि वो सुबह बंगाल की चीफ मिनिस्टर है जो भारत से शायद अलग है। भारत आने वाले दिनों में दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बन जाए, इसके लिए बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है वो नाराज है। ये जो है ये सबसे जरूरी बात है कि ममता बनर्जी को, जैसे आप अपने रिपोर्ट पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी की तुलना किए है, ये सबसे जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वहां पे जो हंगामा हुआ है, वहां पे जो आरजीकर के मामले पर सवाल उठाया गया है, उस हंगामे के कारण ये जो असली मुद्दा है, असली सवाल है, ये दबता जा रहा है। और ममता बनर्जी वहां पे ये जो हंगामा है, इस हंगामा के सामने अपना वीडियो दिखाकर, मैं आपको लिख कर देता हूं आंचल, ये विक्टिम कार्ड आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी खेलने जा रही है कि देखिए विदेश में मैं बंगाल के बारे में इतना अच्छा कुछ बता रहे थे, वहां पे कुछ लोग हमें बोलने नहीं दिया और मैंने फिर भी डटकर सामना किया है। और ये वीडियो कट के आने वाले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की कैंपेन मटेरियल बनने जा रहा है। जबकि ये सच्चाई है कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को एक अलग रिपब्लिक के हिसाब से ब्रिटेन में रिप्रेजेंट करने गई थी। और ब्रिटेन के लोग जब सवाल पूछ रहे हैं, ब्रिटेन के लोग जब भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में इतना अच्छा कुछ कह रहे हैं, उसके बारे में ममता बनर्जी नकार दिए हैं और उन्होंने अपना असहमत जता दिया है, जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पूरे देश के लोगों को चाहिए, मुझे लगता है आंचल। जी प्रसन्नजीत, लेकिन पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, इस बात को कोई
तथ्य जो है वो बदल नहीं सकता। दूसरा सवाल ये कि इंडी गठबंधन ने जिस तरह से राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी और इंडी गठबंधन का हिस्सा जो है वो ममता बनर्जी भी है। ऐसा कौन सा भारत वो जोड़ रहे हैं कि वो भारत सिर्फ जब इंडिया में उसकी बात होती है तो भारत है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वहां की उपलब्धियां, वहां जो गर्व करने से जुड़ी बातें हैं उसको सिरे से नकार दिया जाता है इंडी ब्लॉक के नेताओं द्वारा। देखिए आंचल, बंगाल की हालत इतनी ही खराब है कि यहाँ पे इतने सारे डोल पॉलिटिक्स करने के बाद स्कूल ड्रॉप आउट कम नहीं हुआ। यहाँ पे इतनी डोल पॉलिटिक्स करने के बाद जो चाइल्ड मैरिज है वो कम नहीं हुआ। यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद भी जो वीमेन ट्रैफिकिंग है वो कम नहीं हुआ। जो सवाल वहां पे पूछना चाहिए था लोगों ने वो सवाल पूछा नहीं, और इंडी गठबंधन की जो लोग हैं जिनको ये सवाल ममता बनर्जी को पूछना चाहिए था उन लोगों ने भी ये सवाल पूछे नहीं है, ना ही यहाँ पे ना ही ब्रिटेन में। और ये जो वीडियो आप फिर से दिखा रहे हैं कि जहां पे उन्होंने बताया कि आई बेग टू डिफर, मुझे पता नहीं बेग शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया कि नहीं, लेकिन आई डिफर उन्होंने बताया। तो ये खतरनाक है किसी देश के लिए कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में एक चीफ मिनिस्टर अगर विदेश जाके इस तरह से आई डिफार, देश की जो तरक्की है, देश की जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया उसको स्वीकारते हैं और यहाँ की फेडरल स्ट्रक्चर में चीफ मिनिस्टर उसको नकारते हैं। ये इंडी गठबंधन की जो लोग हैं वो इसमें किस तरह से अपना रिएक्शन देंगे मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो है ये देश विरोधी है और एक तरह से राहुल गांधी की जो दिखाया हुआ रास्ता है उसी रास्ते पर चलने की कगार में है, चलने की रास्ते पर है ममता बनर्जी। और ये सच है कि देखिए आंचल, मैं बता रहा हूं पिछले 3 दिनों से मालदा की मोथाबाड़ी जगह पे हिंदुओं की घर तहस नहस कर दिया गया। बंगाल में और पूरे देश में किसी जगह पे ये खबर नहीं है। और वहां पे ब्रिटेन में जो लोग हंगामा किए उन्होंने सवाल नहीं पूछे हैं कि मोथाबाड़ी में लोग रो रहे हैं और वहां पे लोग कह रहे हैं कि शायद आने वाले 5-10 सालों में हम मालदा नहीं रह सकते, हमें मालदा छोड़ के किसी दूसरे जगह पे जाना पड़ेगा। तो ये जो सच्चाई है बंगाल की, ये सच्चाई दब गया है, ये सच्चाई इंडी गठबंधन के लोगों के सामने दब गया है। अब ममता बनर्जी के लिए ये वीडियो बन गया है कि उसी मालदा में जाके, उसी मुर्शिदाबाद में जाके, उसी बीरभूम की साइथिया में जाके विक्टिम कार्ड की वीडियो वहां पे दिखाया जाए कि देखिए ब्रिटेन में भी मुझे छोड़ा नहीं गया, जबकि मैं आपके पास हूं, मैं साइथिया का खबर बनने नहीं देता हूं, मैं मोथाबारी का खबर बनने नहीं देता हूं, आप हमें वोट दीजिए। मैं 30-32% गए। प्रसन्नजीत आपके पास वापस आऊंगी, पर उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन आपको एक बार फिर से वो वीडियो दिखाते हैं कि आखिरकार जब वो ये बात कर रही थी तो आखिरकार वहां हुआ क्या था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो वहां लोग मौजूद हैं वो भी उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। तो ये समझना बहुत आसान है कि जिस तरह से जो विरोधी बयान, देश विरोधी बयान उन्होंने दिया, उस पर वहां के लोग भी आपत्ति जता रहे हैं। You killed Abhaya. Don't behave like this. You killed Abhaya. Don't behave like this. It is a misbehaving. This is not Calcutta. अच्छा प्रसन्नजीत, एक सवाल ये भी, क्योंकि वक्त कम है, कि जिस तरह से जब उनके फेलियर्स पर सवाल पूछे गए जो इलेक्शन प्रोसीजर से जुड़े हुए हैं, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के उस रेप कांड से जुड़े हैं जिससे पूरा देश आक्रोशित था, वहां उन्होंने इस तरह से बिहेव किया मानो कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये किस तरह की तस्वीर पेश करता है उस मुख्यमंत्री साहिबा की जो अपने आप को बहुत स्ट्रांग बताती हैं अपने ही राज्य पश्चिम बंगाल के लिए? नहीं, ये सच है। जो सवाल वहां पे पूछा गया है वो सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि बंगाल में ये सवाल पूछने नहीं देती ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस। पहली बात तो ये। दूसरी बात है जो यहाँ पूछा जाता है तो जवाब नहीं देती, ये कैसा है? ये अपने पूछने का हिम्मत ही नहीं है। जो चापलूस पत्रकारों से घेरे हुए हैं ममता बनर्जी,
वो पूछ ही नहीं सकते, और अगर किसी ने जाके पूछ लिया तो आधी रात को उसके घर पे पुलिस भेजना ये तय है। ये पूरे देश को समझना चाहिए कि जो फैसिस्ट फैसिस्ट बोल के नरेंद्र मोदी और बाकी जो हमारे देश के अभी की शासन है इसके खिलाफ चिल्लाते रहते हैं, उनको समझना चाहिए कि हम किस तरह से यहाँ पे पत्रकारिता करते हैं। यहाँ पे सवाल पूछा नहीं जाता है, यहाँ पे सवाल पूछने का हिम्मत नहीं है। जो चापलूस पत्रकार को लेके गया है ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी की इमेज बनाने के लिए वहां पे ममता बनर्जी आगे दौड़ रही है या पीछे की तरफ दौड़ रही है, ये दिखाने के लिए वहां पे बिजी है वो लोग। लेकिन ये सवाल भी पूछना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सवाल नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल बंगाल में पूछा नहीं जाता है, ये बंगाल में पूछा नहीं सकता है। लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा ममता दीदी का खौफ चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और अब वक्त छोटी सी ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि जस्टिस वर्मा पर एफआईआर आज होगी या नहीं। देखते हैं इस ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद लेकर स्वागत। और अब बात करते हैं जस्टिस वर्मा को लेकर, जहां उन पर लटक गई है फिर से एफआईआर की तलवार। एफआईआर दर्ज ना होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं और मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि भाई कैश कांड मेरे खिलाफ साजिश के तौर पर रचा गया। और एक अलग ही जो मुद्दा चल रहा है वो ये है कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का भी विरोध किया जा रहा है। तो दिल्ली का जो ये कैश कांड है, इसमें अब तक क्या क्या हुआ वो भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। बढ़ क्या सकती हैं, बढ़ ही रही हैं। कैश कांड पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर की मांग की जा रही है। अहम बात यहाँ पर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ये सुनवाई करने वाले हैं। और इससे इतर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो वहां पर भी जो बार एसोसिएशन है वो एफआईआर के साथ साथ सीबीआई जांच की भी मांग कर रही है। और जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले का विरोध भी लगातार किया जा रहा है। भाई उनसे कहा कि इनको उनका तबादला कर उन्हें इलाहाबाद भेज दिया जाए, वो भी नहीं। अब टाइमलाइन के जरिए समझते हैं कि आखिरकार इस कैश कांड में कब कब क्या हुआ। क्रोनोलॉजी समझते हैं। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर जब होली का दिन था वहां आग लगी और दमकल कर्मी जो थे वहां जो स्टोर रूम मौजूद था वहां पर 500 रुपए के अध जले नोट मिले और इसीलिए मुद्दा सुर्खियों में आया। संसद तक इसकी गूंज उठी। 21 मार्च की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में इस मामले को उठाया गया। अब मामला संसद में उठाए तो चुप्पी तो होगी नहीं। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया और 22 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट ने जले हुए नोटों का एक वीडियो भी जारी कर दिया। 23 मार्च को जस्टिस वर्मा से उनका जो न्यायिक कार्यभार है उसे वापस ले लिया गया और 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट इन्हें ट्रांसफर करने का एक प्रस्ताव है। अब आई 25 मार्च, जहां जांच समिति ने जस्टिस वर्मा के बंगले पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई ताकि कई ऐसे जो राज हैं उनसे पर्दा उठ सके। और 25 मार्च को ही राज्यसभा के जो सभापति हैं उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा था। और 25 मार्च को ही फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू की। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर यहाँ नहीं होना चाहिए। और 26 मार्च को स्टोर रूम को सील किया गया। वहाँ जो सीसीटीवी कैमरास थे और जो डीवीआर थी उनका जब्तीकरण हुआ। और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए। विकास, लगता है कि जस्टिस वर्मा की मुश्किलें कम नहीं हो रही। एफआईआर को लेकर क्या कुछ हो सकता है कोर्ट में आज? आंचल, देखिए, ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील की तरफ से दायर की गई है और इसमें ये कहा गया है कि जो प्रोटेक्शन आमतौर पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को होता है वो इस मामले में नहीं बनता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट एफआईआर के आदेश दे। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें
सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस जो दलीलें हैं उनसे शायद सहमत ना दिखे। उसकी वजह यह है कि कोर्ट ने पहले खुद एक 3 जजेस की कमेटी बनाई हुई है और ये कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही इस तरह की चीजें हो सकती हैं, चाहे वो एफआईआर की मांग हो, चाहे वो और आगे विस्तार से जांच की मांग हो। क्योंकि प्रारंभिक जांच जो थी उसमें दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने के चीफ जस्टिस ने कहा था कि इसमें इस पूरे मामले को इसकी गहन जांच की जरूरत है, जिसको गंभीरता से लेते हुए सीजीआई ने 3 जजेस की कमेटी बनाई है। तो जब तक ये हाईकोर्ट जजेस की कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस तरह की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट कितना एंटरटेन करेगा ये देखने वाली बात होगी। इसकी सुनवाई आज कोर्ट नंबर 4 में होगी, इस याचिका की सुनवाई जस्टिस ए.एस. ओक के सामने, और तब वो तय करेंगे कि क्या ये जो बातें कही गई हैं याचिका में इनको सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करे या फिलहाल इस तरह की पिटिशंस को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। ये दोपहर बाद तक स्थिति साफ हो पाएगी आंचल, क्योंकि कोर्ट नंबर 4 में 69 आइटम है और तो कुछ वक्त लग सकता है। चलिए तो देखेंगे कि दोपहर बाद क्या फैसला आता है इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिरकार इतना सारा कैश आया कहाँ से, और इस सवाल के जवाब के लिए कई ऐसी जांच पड़ताल है जो करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। चलिए तो 2 मुद्दे हमने आपके साथ साझा किए, जहां बात की गई ममता बनर्जी के बड़े बेतुके बोलों के बारे में और बात की हमने यशवंत वर्मा के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं ट्रंप साहब को लेकर कि आखिरकार अमेरिका की कट्टी किस वजह से हुई है कनाडा से, और ये दोस्ती जो है अब वो टूट गई है। वजह ये रही कि टैरिफ वॉर की अगर बात की जाए, जिसका डर लगातार ट्रंप दिखा रहे हैं देशों को, उस वजह से कनाडा के साथ साथ कई और देश हैं जहां रिश्तों में खटास आई है। और जो कनाडियाई पीएम है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो एक करीबी संबंधों का युग था भारत अमेरिका और कनाडा के बीच में वो खत्म हो गया। और ट्रंप के ऑटो टैरिफ को बताया है अनुचित कनाडियाई पीएम ने। और ये जो ट्रेड वॉर है, ये ट्रेड वॉर कितनी खतरनाक हो सकती है और इस टैरिफ वॉर से रिश्तों में कैसे तलखी आई है वो भी आपको समझाते हैं। मार्क कार्नी ने साफ तौर पर यह कहा कि भाई जो फैसला लिया गया है ट्रंप प्रशासन द्वारा, उसकी वजह से दोनों के संबंध जो हैं, जो कई दशकों से चले आ रहे हैं, वो खत्म हुए। ऑटो टैरिफ जो है वो मौजूदा व्यापार समझौतों का उल्लंघन करता है और इसी वजह से जो कनाडियाई ऑटो इंडस्ट्री है वहाँ पर जॉब तो जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन वो खतरे में है। और खैर ये तमाम उन देशों के लिए है कि ऑटो सेक्टर जो है इस वक्त दबाव झेल रहा है। 5 लाख के आसपास जो नौकरियां हैं वो खतरे में है। इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। रेसिप्रोकल टैरिफ से जवाब दिया जाएगा और कार्नी ट्रंप से बातचीत भी करेंगे। तो कनाडा पर ट्रंप टैरिफ की अगर बात की जाए तो इसमें किस तरह से जो इंपोर्ट की गई चीज़ें हैं वहाँ पर टैरिफ लगाया जाएगा। देखिए 4 मार्च 2025 कनाडा से जो इंपोर्ट हुए तमाम सामान है, वस्तु हैं, उन पर 25% का टैक्स, और जो ऊर्जा यानी एनर्जी का इंपोर्ट किया जाता है उस पर 10% का टैक्स लगाया गया है। स्टील और एल्यूमिनियम पर भी 25% का टैक्स, यानी ये सामान अमेरिका में नहीं बनता, ये बाहर से लाया जाता है, इसे 25% का टैक्स है। लाखों नौकरियां खतरे में आएंगी और जिस आर्थिक विकास को लेकर तमाम वैश्विक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मुश्किल में है और मुश्किल में आती हुई। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी अजय मिश्रा मौजूद हैं। अजय, ट्रंप की मजबूरी आखिर है क्या? सुर्खियों में वो रहना चाहते हैं, लेकिन ये टैरिफ का डर दिखाकर तमाम देशों के साथ मुसीबत क्यों मोल लेंगे? शुरुआत हुई है। आपको बताएं कि कनाडा की चिंता, सबसे बड़ी चिंता यह है कि ऑटो सेक्टर में 5 लाख नौकरियां अभी भी हैं जो कि वहां पर डायरेक्टली लोग काम करते हैं और इसका बड़ा हिस्सा यूएस को एक्सपोर्ट होता है। इसलिए कनाडा कह रहा है कि ये बहुत ही मुश्किल समय है उनके लिए। और अभी अभी जो खबर यह है कि कैबिनेट की बैठक बुलाई है, एक इमरजेंसी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और ये कहा गया है कि हम नेगोशिएशंस के लिए बात करने के लिए तैयार हैं अमेरिका से, लेकिन जो पुराने रिश्ते थे, जो कि ट्रस्ट पर आधारित थे, जो कि सैन्य समझौतों पर आधारित थे, उसका युग अब समाप्त हो गया। एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट आया है और न केवल कनाडा बल्कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी इस तरह की खबरें आ रही, इस तरह के बयान आ रहे हैं। जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने ये कहा है कि हम जो ट्रंप के अगले कदम हैं उनकी समीक्षा करेंगे।
ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि अगर कनाडा और ईयू एक साथ आते हैं और अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, किसी तरह का रिटेलिएटरी टैरिफ लगाते हैं, जिसका संकेत कनाडा ने किया है, तो हम उससे भी ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। यानी ये डोमिनो इफेक्ट है टैरिफ का, वो आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कनाडा, अमेरिका और ईयू, ये तीनों जो ट्रायंगल है उसके लिए एक बहुत ही अजीब सी पशोपेश की स्थिति, Catch-22 सिचुएशन पैदा कर चुका है। अजय, लेकिन इसका रिपलिंग इफेक्ट अगर देखिए तो क्या भारत पर पड़ता हुआ नजर आएगा? भारत का भी ऑटो सेक्टर अपने आप में सनराइजिंग सेक्टर है जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं, और खास तौर पे जो सब कंपोनेंट्स है जिनको आयात किया जाता है, उस पर भी क्या नेगेटिव इंपैक्ट? जो भारत का ऑटो सेक्टर है आंचल, वो डायरेक्टली तो हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं यूएस को, लेकिन ऑटो कंपोनेंट जो आपने कहा कि $21 बिलियन का जो ऑटो कंपोनेंट है, उसमें से 1/3 यूएस को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसमें बड़ी कंपनियां हैं जो कि इंपैक्ट हो सकती हैं, और ऑलरेडी उनके स्टॉक्स पर हम उसका असर देख रहे हैं। लेकिन ये देखने के लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा दिसंबर तक का, क्योंकि हम लगातार, जयशंकर साहब ने भी बयान दिया है कि भारत और अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। पीयूष गोयल साहब का भी बयान आया कि दोनों देशों के हितों में जो कुछ भी होगा उसके लिए जो बातचीत है लगातार सकारात्मक दिशा में चल रही है। कल एफएम ने भी संसद के फ्लोर पर यह बयान दिया कि हम लगातार अमेरिकी जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके संपर्क में हैं। तो भारत और अमेरिका की कहानी थोड़ी सी अलग होने जा रही है। बहुत सारे एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारत को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि कीमतें घटेंगी, जो डिमांड है वो घटेगी, तो क्या हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो महिंद्रा और टाटा जैसी बड़ी कंपनियां जो एक्सपेंशनरी प्लान्स थे यूरोपियन यूनियन में, उसको जरूर धक्का लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं। फौरी तौर पर लग रहा है कि असर पड़ेगा, लेकिन 5 से 7 महीने का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कंपैरेटिवली माने भारत पर कम असर होगा। बिल्कुल, और लगातार जो ट्रंप ये बात कहते हैं कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस ग्रेट अगेन को बनाने के चक्कर में कहीं बहुत बाकी देशों के लिए वो अनग्रेटफुल ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो पंच में आज के 3 इन मुद्दों पर हमने आपके साथ विश्लेषण किया, जांच पड़ताल की। अगले 3 मुद्दों के साथ हम हाजिर होंगे 2 बजे, और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।